Hi everyone. In the last class, we have studied about the Indian Constitution, and under the Indian Constitution, we have studied about the president. Okay. So now we are going to continue from the last provisions we have studied, and onwards. Then we are going to continue from that. And the question we are going to study today, that is about the president of the India, and that is the most interesting section ever we have studied. Interesting article ever we have studied. All right. So when we're talking about the president of the India, then if I ask you, what do you understand and what is your opinion regarding the president? Okay. So president is the head of the union. Okay. So if I am asking you that is president like what is the designation of the president? The president is the head body of the constitution, the head body of the union, the king. ओके जैसे कि हमने माना जाता है कि हर एक कंट्री में आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे उनका किंग एंड क्वीन का सिस्टम है. द मोनार्की सिस्टम इज स्टिल एप्लीकेबल इन इंग्लैंड. वैसे ही इंडिया पे एज देर इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया में हर चीज का डेमोक्रेसी चलता है. इसीलिए हमारा जो रूलर है, हमारा जो किंग है, दैट पर्सन इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी, and that elected body is called the President of the India. Got it? So when we're talking about the President of the India, then we must know that how the President is being elected, what is the terms of the office of the President, what, what are the terms and conditions of the presidential ruling. We need to understand all its aspects. All right. So let's understand it step by step, and we'll be starting from Article 52 onwards, and we'll be continuing there. Okay. So Article 52 के हिसाब से there shall be the President of the India. एंड कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी कि हु द पीपल एंड हाउ द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड. तो मैंने आपको ये समझाई थी कि प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट्स. और हाउस का जो डिवीजन है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. जैसे कि मैंने बताया था आप लोग पार्लियामेंट के बारे में बात. पार्लियामेंट में देयर आर बेसिकली टू हाउसेस. द फर्स्ट हाउस इज योर राज्यसभा एंड द सेकेंड हाउस इज योर लोकसभा. The Lok Sabha is known as the House of the People, and Rajya Sabha, that is the upper authority, the House of the States, that is the upper authority of the Lok Sabha. Okay. So when we're talking about the Rajya Sabha or Lok Sabha, then we know the members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha, they majorly elect the President of the India. And उनके साथ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड हमने कल इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अभी अभी जो स्टेट इलेक्शंस एंड सेंटर का जो इलेक्शन हुआ है ना, वहां पे हम लोगों ने जो चुनाव किए हैं, तो उसमें हमने किस किस के लिए वोट दिए हैं. एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट का जो मेंबर एमपी का हाउस, दे गो टू द हाउस ऑफ द पीपल. दैट मीन्स दे गो टू द लोकसभा. समझ रहे? तो लोकसभा से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है टू द राज्यसभा, द हाउस ऑफ द स्टेट्स, एंड दैट इज द अपर बॉडी ऑफ द लोकसभा. तो ये होता है आपका सिस्टम. तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन का बात आता है, तब हमने ये भी पढ़ा था कि टू द वोटिंग प्रोसेस टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, वहां पे हम आम लोग जाके प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं. हम जिनको यहाँ पे वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट करते हैं, वही इलेक्टेड मेंबर, दे चूज द प्रेसिडेंट. ओके. देयर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे स्टेट इलेक्शन एंड सेंट्रल इलेक्शन एक साथ में हुआ है. एंड द स्टेट इलेक्शन पे हम लोगों ने किसको चुना है? MLA, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. Legislative Assembly, the assembly which is associated to the state,
जो कि स्टेट का गवर्नेंस को हैंडल, असेंबली स्टेट का लेजिस्लेशंस को, स्टेट का रूल्स को, स्टेट का लॉस को रेगुलेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उन लोगों ने किसको चुनते हैं? चीफ मिनिस्टर। और सेंटर में अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं या फिर भेजते हैं, उन लोगों ने क्या चुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अभी जो हमारा मोदी सरकार का जो गवर्नमेंट अभी बना है सेंटर पे, मोदी जी भी मतलब he was also elected to the parliament as an MP, member of the parliament. Then, with the consent of the whole BJP party, he elected as the prime minister of the country. समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक, ओके। तो जब हमने इसके बारे में बात किया था, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एज लाइक द अदर कंट्रीज, इंडिया का भी एक प्रेसिडेंट रहना बहुत जरूरी है, एंड देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन come to the next part, executive power of the union. Okay, so when we are talking about the executive power of the union, it speaks the executive power of the union shall be vested in the president and which shall be exercised by him either directly or through the officers subordinate to him in accordance with the constitution. Let's understand the clause 1 of article 53. What does it speaks about? It speaks that the executive power of the union shall be vested on the president. Union means Union of India. पूरा यूनियन का, सेंटर का एग्जीक्यूशन का जो पावर है अपने वेस्टेड रहेगा। That will be vested in the hand of the president. वो प्रेसिडेंट के हाथ में vested रहेगा। Second thing, and shall be exercised by him either directly or through the officer subordinate to him. तो president is the only person ना, तो he is the only authority over there. ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट का इतना सुप्रीम पावर है कि वो जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेसिडेंट कैन रूल द ऑल ओवर द इंडिया। वो इंडिया में जाके हर तरह का लेजिस्लेटिव एक्शन को, हर तरह का एग्जीक्यूशन का संभाल सकते हैं? द आंसर इज नो। प्रेसिडेंट अकेले सारा काम नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही अपॉइंट्स द ऑफिशियल्स, द अथॉरिटीज or the officers who subordinate to the president and who handle the execution process of the government. जैसे कि as we are talking about the governors, अगर आप हर एक स्टेट का गवर्नर के बारे में बात करते हैं, तो you must know the governor is appointed by the president only. आप तो मुझे ये बात पूछ सकते हैं कि लाइक इन ईच स्टेट वी नो दैट मैम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट में अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर भी गवर्नर का सुनिए, हमारा जो चीफ मिनिस्टर वो कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर works in the each of the state of the India as the representative authority of the president to observe, to conduct and to handle all the legislative and executive action of the state. Chief Minister अपना मनमानी से कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके is he doing any illegal activity? Is he misusing his power? Is he doing any kind of activity which is unauthenticate or illegal in nature? To govern, to observe, to modify and to verify all these kind of activities, the president appoints the governor on his behalf. Clear?
That is why the governor is called as the representative of the president. तो यहाँ पे द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे इंडिया पे जितना सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट गवर्न्स ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी. कैसे करते हैं? अकेले तो वो तो एक ही इंसान है, वो तो हर जगह जाके उनके सारा काम तो नहीं कर सकते ना. That is why, what does he do? He appoints the authorities on behalf of him, the officers on behalf of him, who governs the regulatory services, who manages the executive activities, and the president, through the officers, take the responsibility of the executive actions. जैसे कि आप मान लीजिए हर एक स्टेट में आईएएस ऑफिसर होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का. आईपीएस ऑफिसर्स होते, समझ में आ रहा है? दिस ऑल डिपार्टमेंट्स हैव बीन गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट. ही टेक केयर ऑफ द थिंग्स. ओके, उनको सारे चीज का अपडेट्स जाता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, देश का एग्जीक्यूटिव सिस्टम कैसे. ही हैज बीन अपडेटेड टू ऑल द एवरीथिंग. क्लियर? So when we're talking about this executive power of the union, we must understand, even if the president is the supreme body, he appoints different kinds of the officers to take care of the executive actions, who on behalf of the president observes and continues the executive action of the state. Clear? Coming to the next part, without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president, and exercise thereof shall be regulated by the law. This is the most interesting part. The supreme command of the defense forces कौन है? प्रेसिडेंट. हमारा बेसिकली अगर कमांड की बात करें, हाउ मेनी काइंड ऑफ कमांड्स आर देयर? There are three kinds of command. First is army, second is navy, and third is the air force. Okay, just 1 second, guys. Yes, there are basically three kind of command forces. First is the army, second is the navy, and third is the air force. Okay, so if you ask me, who is the supreme authority, supreme commander, the head of all these defense forces, the answer is the president is the head of all these defense forces. That means the army, navy and air force, ये तीनों डिपार्टमेंट का अगर कोई सुप्रीम कमांडर चीफ है, then that is the president only. Clear? Then nothing in this article shall be deemed to transfer the president any functions conferred by the existing law, and the second, prevent parliament from conferring any law functions and authorities other than the president. Okay, तो यहाँ पे ओके, सो अंडर द क्लॉज 3, यहाँ पे जिस भी तरह का लॉ होता है, रेगुलेशन होता है, बिल होता है, आपको बहुत अच्छे, व्हेन एनी काइंड ऑफ बिल इज नीड टू बी पास्ड, पहले वो किसका साइन के लिए जाता है? प्रेसिडेंट का साइन के लिए जाता है. ओनली व्हेन प्रेसिडेंट पुट हिज और हर सिग्नेचर ऑन दैट document, on that bill, then that bill becomes the law. Yes, unless and until there is the approval of the president towards that particular bill or towards any particular provision, towards any particular sanction, that cannot become a law. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, ये जो लॉ बनाया गया है that is not मतलब good enough for the public, this is not legal in nature, this is not authentic in nature, इसमें चेंज आना बहुत जरूरी है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, तो इन दैट केस देयर इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द बिल, वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. अगर वो चाहे
तो वो भी उस बिल में जो जो मॉडिफिकेशन जरूरी है उस मॉडिफिकेशन करने के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। एंड लास्टली, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हम आपका जो मतलब लोकसभा and राज्यसभा, the houses of the parliament, the president can suggest the appropriate or necessary changes to the parliament. वो बोल सकते हैं कि आप बिल में ये सारे मॉडिफिकेशंस करो तभी मैं साइन करूंगी। बट जब तक प्रेसिडेंट का असेंट या प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं आता तब तक कोई भी बिल ऑफिशियली लॉ नहीं बन सकता। Clear? Then, coming to the Article 54 of the Indian Constitution, it speaks about the election of the president. Okay, and coming to the election of the president, the president shall be elected by whom? By the members of the electoral college. The president shall be elected by the member of the electoral college. जो electoral college वो किस किस को लेके कंसिस्ट होता है? पहला होता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड सेकेंडली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। क्या होता है? द इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स आपका जो लोकसभा है एंड आपका जो राज्यसभा है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसका जो इलेक्टोरल मेंबर्स है they take part in the election process of the president. एंड उनके अलावा और कौन इलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को? द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपका इंडिया पे 29 स्टेट है तो हर एक स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने सारे मेंबर्स थ्रू द इलेक्शन गए हुए हैं ना, those elected members are legally authorized to do the voting of the president. तो यहाँ पे हमको ये समझ, who can vote for the president? First, the members of the legislative assembly of the states and the members of the both the houses of the parliament. Clear? Then, coming to the next section, section 56. It speaks about the terms of the office of the president. This is very simple. Term once every term, every election of every elected body in India, any kind of elected body, that might be the election commissioner, that might be the sports commissioner, that might be the RBI governor, that might be the minister, prime minister, chief minister, state minister, कोई भी हो जाए, अगर कोई भी इलेक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहा है, उसका जो पीरियड होता है टू टेक द रूलिंग, दैट इज फॉर 5 years, 5 साल के लिए वो रूल कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, द फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड दैट द टर्म इज मिनिमम 5 years। बट अगर आप मुझे पूछते हैं कि 5 साल पहले से भी प्रेसिडेंट का पीरियड टर्मिनेट हो सकता है, द आंसर इज यस। द टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी टर्मिनेटेड बिफोर द 5 years। कौन सा रीजन, चलिए समझते हैं। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से अपने तरफ से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए एंड दैट पर्सन हु इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, दैट पर्सन इज टेकिंग द गवर्नेंस और जस्ट मैनेजिंग हिज ऑफिस और डूइंग हिज वर्क एज हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ओके। बट इन बिटवीन व्हाट हैपेंस कि वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं, वो बेड रिडन, देन ही कम टू एट ए पोजीशन जहां पे उनका प्रेसिडेंशियल पावर लेना पॉसिबल नहीं हो। इन दैट कंडीशन व्हाट शुड बी डन? ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन, उनको रिजाइन करना पड़ता है। मान लीजिए उनका तबीयत ठीक है बट वो मेंटली अनस्टेबल हो जाए, मान लीजिए उनका तबीयत ठीक है
मेंटली भी वो ठीक है, बट ही बिकम्स बैंकरप्ट, उनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस पे क्या होता है, प्रेसिडेंट हैव टू रिजाइन, वो खुद से रेजिग्नेशन दे देते हैं। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। हु इज वाइस प्रेसिडेंट? द जूनियर अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एब्सेंस में अगर कोई ऑफिस संभालता है तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि आप अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़े तो आपका स्कूल में या कॉलेज में देयर मस्ट बी द प्रिंसिपल, यस और नो? तो अगर आपका प्रिंसिपल थे तो आपको ये बात का भी पता होगा कि देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ द वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल स्कूल का चार्ज लिया करते हैं। जब प्रिंसिपल नहीं आते हैं उस दिन चार्ज किसी के हाथ में रहता है? वाइस प्रिंसिपल के हाथ में। वैसे ही इन द यूनिवर्सिटीज देयर इज द chancellor, and in the absence there is the presence of the vice chancellor. In the departments there is the dean, and unke absence mein the vice dean. Okay, so the word vice, it it identifies someone who is the junior authority to assist the superior body. अगर प्रेसिडेंट इज द हेड तो उनके नीचे, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, देन उनके नीचे अगर किसका ये अथॉरिटी कंटिन्यू करने का हक होता है तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। क्लियर? सो हियर वाइस प्रेसिडेंट is the junior authority of the president who governs the execution power in the absence of the president. तो अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि इन द होल कंट्री, इन द होल यूनियन ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट के नीचे कोई दूसरा सुप्रीम अथॉरिटी है देन ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं। क्लियर? दूसरा, द प्रेसिडेंट में फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 61। हमने जब आर्टिकल 61 का डिस्कस करेंगे ना तब पता चलेगा कि देयर इज द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कैसे होता है? बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी इलीगल या अनऑथेंटिक एक्टिविटी तो उनको थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट हटा जा सकता है। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट, जहां पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन रेज किया जाता है एंड उनको अपना पावर से है थ्रू द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर? देन third, the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters into the office. Okay? And ये बात भी बोला जाता है कि जब प्रेसिडेंट का 5 साल का पीरियड खत्म होने को आती है उसी से पहले आपका किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट आ जाते हैं तब पुराने प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते रहते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर पुराना प्रेसिडेंट तभी तक अपना प्रेसिडेंशियल पावर कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। तो बेसिकली हमने जब ये चीज पढ़ा ना, प्रेसिडेंट अपना ऑफिस जो कंटिन्यू करते हैं, he can leave his office in basically 3 ways। 3 तरीका। हम पहला तरीका क्या पढ़ा? जहां पे प्रेसिडेंट खुद से रिजिग्नेशन दे देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैं अब मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू टू माय ऑफिस, लाइक इट माइट बी माय इलनेस, might be mentally unstable, might be कुछ भी, any kind of problem I do have and I don't want to continue my office anymore. In this case, when the president resigns with his own consent, then his term ends. The first thing. The second thing, जहां पे due to the unauthentic activity और illegal activity of the president उनको ऑफिस से, उनका टर्म से हटाया, the president goes through the process of the impeachment उनके against, मतलब
complaint has been arised, जहां पे 2/3 of the member of the both the houses they need to give their consent. This impeachment process has been described under Article 61 of the Indian Constitution, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जाता है. पहले क्या होता है, वो खुद हट जाते हैं, खुद रेजिग्नेशन दे देते हैं, नहीं तो उनको हटाया जाता है अगर वो कोई इलीगल या अनऑथेंटिक एक्टिविटी करते हैं. तो तीसरा पीरियड खत्म हो जाता है, वो उनके जगह कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ जाते हैं एंड ही लीव्स हिज ऑफिस. तो ये 3 तरीका होते हैं जिस तरीके से प्रेसिडेंट को अपने पोजीशन से हटाया जा सकता है. क्लियर? दे ओके. तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57, a person who hold or who was held the office of the president, she is eligible for the re-election of the office. अगर आप मुझे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि देयर इज ए पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ओके, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि वो बंदा क्या फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है, द आंसर इज यस. If a person is ruling as a president of the India, that person can continue his office again, can fight for the re-election again. जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी अपने 3 कंजिक्यूटिव टर्निंग मतलब इलेक्शन के थ्रू ही इज कंटिन्यूसली विनिंग. 2014 पे भी विन किए थे, 2019 पे भी विन किए थे, और अभी 2024 में भी विन किए, है कि नहीं? राइट. तो जब वो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तभी भी वो फिर से लड़े कि नहीं, फिर से प्राइम मिनिस्टर बने कि नहीं? बिल्कुल बन पाए, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऐसा नहीं है कि आप एक बार बन गए तो आप दोबारा नहीं लड़ पाओगे, नहीं, दिस इज नॉट द लॉजिक ओवर हियर. Even if you are becoming the prime minister once, you can fight for the same position again. आप दोबारा उस पोजीशन के लिए लड़ सकते हो. You can again be in the same position. If you become the president once, you can become the president again. आप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हो, बट इन द कंडीशन दैट आप फिर से इलेक्ट हो जाए. वोटिंग कौन करता है? तो both the houses of the people, right? Both the houses of the parliament and the state legislation. तो जो जो लोगों ने आपको वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट के मतलब इन द चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिन लोगों ने आपको बैठाया था, जिन लोगों ने आपको प्रेसिडेंट बनाया था, अगर आप फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और वही लोगों ने फिर से आपको प्रेसिडेंट के लिए विन करवा देते हैं, आपको वोट देते हैं, एंड इफ यू विन द इलेक्शन देन यस ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर ऑफिस अगेन. सो हियर क्लियरली सेइंग a person can repeat his term of the president again and again and again अगर इलेक्शन के थ्रू वो विन कर जाता है तो. क्लियर? then sorry, article 58 it speaks about the qualification for the election of the president. अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना? फर्स्ट, दैट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द, वो बंदा इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी है. दूसरा, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 इयर्स. 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए. दैट पर्सन मस्ट बी 35 और मोर देन 35. तीसरा, इज क्वालिफाइड for the election as a member of the House of the People. Member of the House of the People मतलब लोकसभा, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जिसका इलेक्शन अभी अभी हुआ, वो इलेक्शन के लिए जो जो द टर्म्स एंड कंडीशंस जो कुछ भी रहे उसके लिए वो एलिजिबल होना बहुत जरूरी है. 3 कंडीशन समझ में आया? पहले 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 35 और मोर देन 35. दूसरा कंडीशन, there must be the person must be the citizen of the India. तीसरा, that person must be eligible to be elected as the member of the parliament. ऐसा भी होता है कि जो जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल द ए पर्सन इज गेटिंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी आज एन एमपी कोई इलेक्ट हुआ है
तो वो भी प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए compete कर सकता है, बट इन द कंडीशन दैट उसी को अपना एमपी का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। एमपी का पोजीशन में वो जो जो सुविधाओं, जो जो बेनिफिट्स एंजॉय कर रही थी, उसको वो सारा पोजीशन या वो सारा सुविधाएं, इफ दैट पर्सन स्टैंड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। क्लियर? और एक दूसरा चीज, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल एज द प्रेसिडेंट, एलिजिबल नहीं होगा कब? इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन होल्ड, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, any kind of service if he is holding under the government of India, or any state or any local or other authority object to control of the state government, या फिर स्टेट का फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मतलब स्टेट का कोई अथॉरिटी पोजीशन पे है, स्टेट का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका कुछ बिजनेस है, वो कुछ ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहा है, या फिर दैट पर्सन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज प्रॉफिटेबल इन नेचर, तो उसको प्रेसिडेंट के लिए वो लड़ नहीं सकता। तो मोरोवर आप क्या समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट, अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे खड़ा होना चाहते हैं तो पहले आपको भार बहुत जरूरी है, दूसरा आपका एज 35 या 35 साल से ज्यादा होना चाहिए, एंड तीसरा आपके पास पार्लियामेंट का मेंबर होने का सारा क्वालिफिकेशन रहना बहुत जरूरी होता है। एंड चौथा है, अगर आप पार्लियामेंट का मेंबर होते हैं एंड इलेक्शन विन कर जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आपको अपना पुराना पोजीशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो पोजीशन छोड़ना पड़ता है। एंड नंबर 5, आप अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस होल्ड करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जस्ट लाइक मैंने बोला आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कोई भी स्टेट अथॉरिटी हो गया, अगर आप कोई भी ऐसा पोजीशन हेल्ड हो, देन यू आर आल्सो नॉट एलिजिबल टू स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड देन देयर इज द सेक्शन 15, sorry, आर्टिकल 59, इट स्पीक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, this is all about today, and actually I have to go somewhere, I have certain works to do, so we have to wrap up the class over here, and tomorrow onwards this, like the conditions of the president office will be continued. Okay.